फ्रेंड्स, हमने टॉपिक जो शुरू किया था वो था दो समांतर तार के मध्य लगने वाला बल। किसी भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम दो समांतर धारावाही चालक तारों को अगर रखते हैं और उनमें समान दिशा में और विपरीत दिशा में जब धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उस स्थिति में उन दोनों जो तार है, धारावाही तार है, उन पर बल लगता है और वो बल की डायरेक्शन कौन सी होगी वो अपन अध्ययन करेंगे। और एक धारावाही जो चालक तार है उसके कारण उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसके कारण दूसरे तार पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो हमने ये डायग्राम पढ़ा था। इस डायग्राम में हम ये देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो है किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो किस प्रकार से होगी। जब चालक तार में धारा की दिशा ऊपर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र उसमें उस तार के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अगर पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है तो बल की दिशा क्या होगी, और उस पर अगर बल की दिशा लंबवत बाहर की ओर है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी और उस पर बल कौन सा लगेगा उसके बारे में अपन ने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि किस प्रकार से आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। यहाँ पर हमने इस डायग्राम में ये पढ़ा था कि जब धारा की दिशा विपरीत है और चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है तो यहाँ पर देखिए जो तार, ये PQ जो तार है, ये तार जो PQ है उसमें धारा की दिशा मान लो ऊपर की ओर है। ठीक है, धारा की दिशा ऊपर की ओर है। ये अपन ने ये वाला नियम देख सकते हैं, हथेली वाला। धारा की दिशा ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो इस तार पर लगने वाला जो बल है वो कहाँ लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, हथेली की डायरेक्शन देखिए, धारा की दिशा ऊपर की ओर है, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंदर की ओर है और हथेली जो है वो इस तरफ जाती है तो बल इधर लगेगा इसके ऊपर। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र जो I2 धारा प्रवाहित हो रही है उसमें चुंबकीय क्षेत्र अपन B1 ले रहे हैं। ये B1 चुंबकीय क्षेत्र किसका है, इसका। इस धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तार का है। ठीक है, तो इस तार में देखिए धारा की दिशा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, धारा ऊपर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में I2 की तार की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, देखो उंगलियां अंदर मुड़ रही हैं। आप अपने स्क्रीन पर I1 जो धारा की दिशा है उसमें आप अंगूठा खोलिए। ठीक है, जब आप उसमें अंगूठा खोलेंगे तो अंगुलियां अंदर जा रही हैं, देखो अंगुलियां अंदर जा रही हैं तो I2 की तरफ, मतलब इस तरफ जहां तार कौन सा रखा हुआ है, S और R तार रखा हुआ है, उस तार की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, अंदर की ओर। कौन सी तार के कारण, PQ तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है I1 उसके कारण। तो ये जो क्रॉस का चिन्ह दर्शा रखा है, जो B1 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शा रखी है वो किसके कारण है, I1 के कारण। मैं दोबारा कह रही हूँ, दोबारा आपको बता रही हूँ कि PQ तार में जो I1 धारा प्रवाहित हो रही है उसमें आप अंगूठा खोलिए और अंगुलियां कहाँ खोलोगे, जहां RS तार रखा हुआ है उस तरफ आप अंगुलियां खोलिए और आप अंगुलियां देखिए कहाँ जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस लगा रखा है, जो पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर दिखा रखी है, जो B1 चुंबकीय क्षेत्र है वो किसका है, I1 का है। ठीक है ना। मैं एक बात यहाँ और बता दूं, खुद के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसे I1 धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न हो रहा है उसका प्रभाव PQ पर नहीं पड़ेगा। उस चुंबकीय क्षेत्र में जो दूसरा तार रखा है, दूसरा तार कौन सा रख रखा है, RS तार रख रखा है, B1 चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव RS तार पर पड़ेगा, न कि PQ तार पर। क्लियर हो गया।
इसी प्रकार अब आप आई टू जो धारा प्रवाहित हो रही है किसमें, आर एस में, उसकी तरफ अपन आएंगे अभी। और इसमें आई टू धारा कहाँ प्रवाहित हो रही है, ऊपर की ओर। ठीक है, तो अंगूठा अपन ने ऊपर कर लिया। अब आप अंगुलियों को किस तरफ खोलोगे, पीक्यू तार की तरफ, पीक्यू तार की तरफ अंगुलियों को कीजिए। ठीक है, और देखिए कि अंगुलियां कहाँ आ रही हैं, बाहर की ओर आ रही है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। आप ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाकर भी आप नोटबुक में भी कर सकते हो। इस प्रकार से आपकी नोटबुक आगे रखी हुई है, आपने धारा अंगूठा ऊपर की ओर कर लिया, तो धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो अंगुलियां देख लो बाहर आ रही हैं, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डॉट के द्वारा व्यक्त करेंगे, और वो कहाँ होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, अगर आप स्क्रीन में मोबाइल में अगर देख रहे हैं तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, धारा की दिशा ऊपर की ओर। और चुंबकीय क्षेत्र, ये जो B2 चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके कारण है, I1 धारा, I2 धारा के कारण। बात समझ में आ गई। तो I2 धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र B2 उत्पन्न हो रहा है उसका प्रभाव PQ तार पर पड़ेगा, न कि RS पर। तो अब बात क्लियर हो गई। इस B1, इस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इस तार पर नहीं पड़ेगा, PQ तार पर नहीं पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, RS तार पर। ठीक है, और B2 चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव PQ तार पर पड़ेगा, न कि RS पर। खुद के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका प्रभाव खुद पर नहीं पड़ता, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ मैं समझती हूँ आपके B1 और B2 वाली बात क्लियर हो गई होगी। वही बात अपन यहाँ इसके लिए पढ़े। पहले अपन I1 धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर, I1 धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो I1 की तरफ आप अंगूठा खोलिए। अब अंगुलियां कहाँ करोगे, RS की तरफ, RS तार की तरफ आपने अंगुलियां की। अंगुलियां कहाँ जा रही है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। तो B1 की दिशा, B1 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होगी, ये अंदर की ओर। क्लियर हो गई, समझ में आ गई। ठीक है, अब ये B1 चुंबकीय क्षेत्र किस तार के कारण उत्पन्न हुआ, PQ तार के कारण उत्पन्न हुआ, जिसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, RS पर पड़ेगा। ठीक है, अब RS तार में धारा कहाँ प्रवाहित हो रही है, नीचे की ओर। तो आप अंगूठा कहाँ करोगे, नीचे की ओर करोगे। ठीक है, और अंगुलियों को कहाँ खोलोगे, PQ तार की ओर। तो कहाँ जा रही है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा, क्रॉस आएगा। B2 की दिशा भी क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है। B1 की दिशा भी क्या है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है। तो ये क्रॉस क्यों आया, डॉट क्यों आया, ये बात क्लियर हो गई। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हमने जो ये जो B1 I2 की तरफ जो B1 लिखा है वो क्यों लिखा, वो बात भी आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर है ये बात। क्योंकि खुद के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, I1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न हुआ उसका प्रभाव I1 तार वाले पर नहीं पड़ेगा, मतलब PQ तार पर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वह किसी भी तार में चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ जो हो रहा है वो अन्य कोई उस पर तार आता है, उस क्षेत्र में कोई अन्य तार आएगा, उस पर बल दर्शाएगा। वो अन्य कोई गतिशील आवेश आ रहा है उस पर वह प्रभाव दर्शाता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा ये बात। तो यहाँ पहले तो बात आई बल, ये चुंबकीय क्षेत्र की, तो चुंबकीय क्षेत्र क्लियर हो गया। अब देखिए कि तार पर बल किस दिशा में लगेगा। ठीक है, अब इसमें PQ जो तार है ये वाला, जिसमें धारा दोनों में समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, उनमें मैंने आपको बताया था धारा की दिशा में अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियां। चुंबकीय क्षेत्र PQ तार में बाहर की ओर है, तो बल कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर। इसी प्रकार RS तार में धारा की दिशा ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो बल कहाँ लग रहा है, इधर। तो PQ तार पर बल इस दिशा में लग रहा है और RS तार पर बल इस दिशा में लग रहा है। तो दोनों बल आकर्षण प्रकृति के शो करेंगे। आकर्षण प्रकृति के बल लगेंगे कब, जब धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है तब। ठीक है, अब विपरीत दिशा में अगर प्रवाहित हो रही है धारा, तो विपरीत दिशा में क्या है, देखो यहाँ पर धारा ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो हथेली कहाँ जा रही है, इधर। तो PQ तार पर बल कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। इसी प्रकार इस RS में धारा की दिशा अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र, धारा की दिशा नीचे की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो बल कहाँ लगेगा,
बाहर की ओर। तो ये जो बल है ये भी बाहर की ओर लगेगा, ये बल भी बाहर की ओर लगेगा। तो मैंने आपको कहा था कि हाथ का यूज करना, जितना ज़्यादा आप हाथ का यूज करके इसको समझोगे उतना ही ज़्यादा आपके मैटर क्लियर होगा, क्योंकि अगला वाला जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी ये बल की दिशा आपको ज्ञात करनी है। तो मैं समझती हूँ क्लियर हो गया होगा, डायग्राम समझ में आ गया होगा। आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। अब आता है अपन डेरिवेशन पर। डेरिवेशन में वही हमारा सूत्र है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये अपन ने पढ़ लिया था। ये देखिए, P1 के कारण d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, P1 के कारण, ये जो P1 तार लिया है ये P1 तार है, ये P2 तार है। चालक P1 और P2 परस्पर अल्प दूरी d पर स्थित है, ये लिया था ना अपन ने। तो ये अपन ने, ये मान लो P1 तार है, ये P2 तार है, ठीक है। ये दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी है, d है। P1 के कारण d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर म्यू0 I1/2 पाई d। ये सूत्र अपन ने पीछे पढ़ा था, जो अपन ने बाह्य सामर्थ्य का नियम पढ़ा था। ये फॉर्मूला वहां आया हुआ है r दूरी पर, वहां d की जगह r लिया था अपन ने, ठीक है ना। तो ये आप r दूरी पर r की जगह आपको d लिखना है, ये पीछे फॉर्मूला आया हुआ है, आप अपने पन्ने पलट कर आप चेक कर लीजिए भले। अतः P2 की L लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल, ये तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आया। अब बल कितना लगेगा, F2। यहाँ F2 क्यों लिखा, क्योंकि बल किस पर लग रहा है, P2 तार पर, दूसरे वाले तार पर, RS तार पर बल लग रहा है, ठीक है। तो ये F2 बराबर I2 L B1 साइन 90। ये आया कैसे, देखो, अब जो RS तार है, RS तार की अपन यहाँ बात कर रहे हैं, RS तार पर धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I2 प्रवाहित हो रही है। तार की लंबाई कितनी है, L है। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, B1 चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। तो B1 चुंबकीय क्षेत्र हो गया, L तार की लंबाई हो गई, I2 उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। मैं फिर से बता देती हूँ, ये वाला तार, इस वाले तार की बात कर रहे हैं अपन, RS तार की बात कर रहे हैं, ठीक है। RS तार का अध्ययन कर रहे हैं, जो P2 तार है, ठीक है। धारा I2 प्रवाहित हो रही है, कौन से चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, B1 चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। और तार की लंबाई अपने पास में L है। 90 कैसे है, तार की लंबाई, तार सीधा तार है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर। तो तार तो सीधा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो L में और चुंबकीय क्षेत्र B में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये साइन 90 आ गया। अब B1 की जगह B1 का मान लगा दो, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र वाला, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये जाएगा I2 L और ये B1 का मान, तो ये आ जाएगा म्यू0 I1 I2/2 पाई d और ये L। तो ये क्लियर हो गया पूरा। एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल, एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल ज्ञात करने के लिए अपन लंबाई का भाग लगा देते हैं। तो इस लंबाई का यहाँ नीचे भाग लगा देंगे, तो आ जाएगा F बराबर F2/L, और ये यहाँ से L से L कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल है, किस तार पर, RS तार पर, जिसको अपन ने P2 ले रखा है, ठीक है। ये वाला जो बल अपन ने निकाला, ये वाला जो बल, ये F अपन ने निकाल लिया, समझ में आ गया। अब अपन P2 के कारण, कौन सा, RS तार के d दूरी पर, RS तार के d दूरी पर चुंबकीय बल B2, ये वाला, ये RS तार है, जिसको अपन ने P2 ले रखा है, और इससे d दूरी पर मतलब यहाँ इतनी दूरी पर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, B2 उत्पन्न हो रहा है, किसके कारण, I2 धारा के कारण, ठीक है। तो ये B2 का मान कितना होगा, म्यू0 I2/2 पाई d। केवल अंतर इतना है कि अपन ने यहाँ जो B1 लिया था उसमें I1 धारा ली थी, और यहाँ जो अपन B2 ले रहे हैं उसमें I2 धारा ले रहे हैं, बाकी फॉर्मूला वही है। अब अतः P1 मतलब PQ जो तार है, पहला वाला जो तार है, उसकी L लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल F1 आ जाएगा। F1 बल जब लगेगा तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I1। कौन से तार में, इस तार में, इस तार में धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I1। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, B2 है। तार की लंबाई कितनी है, L है, ठीक है। और इस तार की लंबाई में और चुंबकीय क्षेत्र में, तार की लंबाई ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा।
ये 90 का कोण। यहाँ I1 L B2 की जगह B2 का मान और ये साइन 90 का मान 1। म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई डी गुणा L, वही एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल निकालेंगे तो L का भाग लगा देंगे और L यहाँ से कट जाएगा तो F बराबर म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई डी। वही फॉर्मूला आया जो P2 तार पर आया था। तो F, इस F का मान और इस F का मान देखो बराबर है। ये जो समीकरण आई म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई डी, यही अपन ने यहाँ पर निकाला था, म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई डी। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या निकाला कि बल का परिमाण बराबर है, जितना सूत्र आपका यह है उतना ही सूत्र दूसरा वाला था। P1 व P2 तार, दोनों तार पर बल का मान बराबर आया है, बल का परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा बराबर है क्या? देखिए दिशा, इसमें दिशा इधर की ओर है और इसमें दिशा इधर की ओर है। दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण समान है। धारावाही चालकों के मध्य बल की प्रकृति, ये अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। यदि दो समांतर धारावाही चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है, पहली कंडीशन धारा प्रवाह की दिशा दोनों में ऊपर की ओर है हो, तो उनके मध्य कार्य चुंबकीय बल आकर्षण प्रकृति का होता है। आकर्षण प्रकृति का, ये आकर्षण प्रकृति का, दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यदि चालकों में धारा प्रवाह की दिशा परस्पर विपरीत है, एक में ऊपर की ओर है दूसरे में नीचे की ओर, जैसा कि अपन ने यहाँ पढ़ा था। ये एक में धारा की दिशा कहाँ है? ऊपर की ओर है, इसमें धारा की दिशा नीचे की ओर है, तो धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो बल देखिए, ये बाहर की ओर भाग रहा है, इधर ये बाहर की ओर भाग रहा है, तो दोनों में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। विपरीत हो तो चालक के मध्य कार्य चुंबकीय बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। 1 एम्पीयर का अंतरराष्ट्रीय परिभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर की परीक्षा में आती है, ये बहुत बार आई हुई है। ये 1 एम्पीयर की परिभाषा बहुत बार आई हुई है, ठीक है ना। और 1 एम्पीयर की परिभाषा में आप ये परिभाषा लिखोगे, इसमें 1 कूलाम आवेश एक समय के लिए धारा प्रवाहित होती है, वो वाली परिभाषा नहीं लिखोगे 1 एम्पीयर की परिभाषा जब भी आएगी, क्योंकि 1 एम्पीयर की परिभाषा अपन ने पहले भी पढ़ रखी है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, पढ़ा था ना अपन ने सूत्र, उसमें भी 1 एम्पीयर को अपन ने परिभाषित किया था। लेकिन परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न अगर आता है कि 1 एम्पीयर को परिभाषित कीजिए, तो आप ये परिभाषा लिखोगे, ठीक है। एकांक लंबाई पर कार्यरत बल F बराबर म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई डी, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, धारा, दोनों जो तार में धारा प्रवाहित हो रही है वो 1-1 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है, और दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है? 1 मीटर। तो I1 का मान 1, I2 का मान 1, D का मान 1, तो ये तीनों तो 1-1 हो गए, तो इन तीनों को तो हटा दो, ठीक है। म्यू नॉट का मान कितना बताया था? 4 पाई गुणा 10 की घात -7, 4 पाई गुणा 10 की घात -7 गुणा 1 बटे 2 पाई गुणा 1, काट दो, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन, ये बल का मान आ गया। तो एम्पीयर की परिभाषा अपन कैसे देंगे? अर्थात दो समांतर धारावाही चालकों में समान धारा प्रवाहित हो, समान धारा मतलब 1-1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तथा मध्य दूरी कितनी है? 1 मीटर हो, एवं इकाई लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल, इकाई लंबाई पर ये बल कौन सा है? इकाई लंबाई पर कार्यरत बल, इकाई लंबाई पर कार्यरत बल 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन हो, तो चालकों में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पीयर के तुल्य होता है। तो ये समझ में आ गया, दोनों चालक तारों में धारा समान धारा प्रवाहित होती है, दोनों चालक तारों के मध्य की दूरी 1 मीटर है, और एकांक लंबाई पर कार्य चुंबकीय बल कितना हो? 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन का अगर बल लगता है तो धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पीयर, ठीक है ना, क्योंकि धारा का मान यहाँ पर अपन ने 1 एम्पीयर किया था,
धारा का मान हमने यहाँ पर 1 एम्पीयर किया था, तभी तो ये 2 × 10⁻⁷ आया था। ठीक है। अब अगला जो हमारा बिंदु है, समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर कार्यरत बल। अब समान चुंबकीय क्षेत्र में हम तार नहीं रख रहे, हम क्या रख रहे हैं, आयताकार कुंडली रख रहे हैं। और आयताकार कुंडली पर कितना बल लगेगा और हमें बलागुण का मान भी ज्ञात करना है। और उस आयताकार धारावाही लूप है, धारावाही लूप का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो ये हम एक धारावाही लूप ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर लूं। ये हमने आयताकार लूप लिया। ठीक है। ये आयताकार लूप जो है, इसमें तार लपेटा हुआ है और उस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। अब इसको हमने कहाँ रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां से यहां है, यो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मैं आपको डायग्राम दिखा दूं। माना एक L लंबाई तथा B चौड़ाई, इसकी लंबाई कितनी है, L है, चौड़ाई कितनी है, B चौड़ाई है, का एक आयताकार धारावाही लूप PQRS समचुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर स्थित है। हम इस लूप को 4 धारावाही चालकों PQ, QR, RS और SP में विभाजित कर सकते हैं। देखो ये आयताकार कुंडली है। PQ, RS, PQ, QR, RS और SP, ये 4 ले लिए अपन ने। PQ, QR, RS और ये SP। इसमें धारा नीचे की ओर है, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है और इसमें ऐसे है। ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है। ये आयताकार कुंडली है। ठीक है। अब ये P, ये Q, ये R और ये S, धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, नीचे की ओर, फिर ऐसे, नीचे की ओर, नीचे की ओर, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है लूप में। समझ में आ गया। ठीक है। अब इस पर बल कहाँ लगेगा, देखो आप इसको 4 टुकड़ों में विभाजित कर लो। ऐसा विभाजित कर लो कि ये तार अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इस प्रकार से अपन मान सकते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं इस तार की। RS तार में ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। RS तार में ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, तो अंगूठे को कहाँ कर लेंगे, ऊपर की ओर। ठीक है। अंगुलियों को कहाँ खोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। देखो N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र इधर है, धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो इस तार पर बल की दिशा हथेली कहाँ जा रही है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। देखो यहाँ पर पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर, धारा ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, हथेली कहाँ जा रही है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। तो ये F3 बल देखिए आप, F3 बल पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है। अब अपन बात करते हैं PQ तार की। PQ तार में धारा कहाँ है, नीचे की ओर है, धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। अंगूठा नीचे की ओर कर लो, इसको इधर कर लो आप, ये नीचे की ओर, इसको इधर। तो ये अपनी तरफ है, हाथ ज्यादा मुड़ेगा नहीं है। ये धारा नीचे की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है, तो हाथ अपनी तरफ आएगा। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, ये इधर है, तो ये हाथ बाहर आ रहा है। कहने का मतलब है F1 और F3, F3 कहाँ लग रहा है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर लग रहा है। PQ तार पर जो F1 लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, पृष्ठ की ओर, बाहर की ओर। तो ये इस लाइन पर, इस लाइन पर कौन सा तार है, ये RS तार। इस RS तार पर तो धक्का अंदर की ओर लग रहा है, और ये जो PQ तार है उस पर धक्का बाहर की ओर लग रहा है। ठीक है ना। तो इस पर बाहर की ओर और इस पर अंदर की ओर, तो यूं घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे। इस तार पर अंदर की ओर और इस तार पर बाहर की ओर, तो ये क्यों घूमेगी। ठीक है। तो ये तो बात हुई कौन से तार की, PQ और RS तार की। अब अपन बात करते हैं SP और QR तार की। SP तार पर देखिए F4 जो बल लग रहा है वो ऊपर की ओर, धारा कहाँ प्रवाहित हो रही है, इधर। ठीक है। अंगुलियां कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर। बल कहाँ लगेगा, हथेली का है, ऊपर की ओर। तो बल F4 जो लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। उसी प्रकार F2 जो लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। ये देखिए धारा की दिशा में ये
और ये चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार से आप देख सकते हो। हाथ कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। तो चारों बल की दिशा, नियम वही है अपना। कौन सा सूत्र? ये जो हाथ वाला जो नियम है, अंगूठा धारा की दिशा को और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है। और हथेली देखो कहाँ जा रही है, बल उसी दिशा में लगेगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। कोई भी आप आयताकार ले सकते हैं, कोई भी कागज, और उससे आप देख सकते हैं कि धारा की दिशा में आप अंगूठा को लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आप अंगुलियों को लिए, जिस दिशा में हथेली जाएगी उसी दिशा में बल की दिशा आएगी। ठीक है। अब अपन बात करते हैं पहले F1 और F4 की। बल की दिशा तो समझ में आ गई होगी सबके। चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है। ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है। ये F3 जो है वो पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है। ये F1 पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। तो F1 में और B में 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ भी ये F3 में और B में 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये कोण 90 डिग्री का है, ध्यान रखना। ये जो B3 है ये पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र इधर है। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं F4 और F2 की। F4 ऊपर की ओर लग रहा है, F1 नीचे की ओर लग रहा है, और एक ही इन दोनों की बलों की क्रिया रेखा सेम है। देखो क्रिया रेखा अपन ने बलागुण पढ़ा था 11वीं क्लास में। यहाँ वही बात आ रही है वापस बलागुण की। अगर क्रिया रेखा समान है, जैसे मान लो ये ऊपर की ओर मैंने जहां से पकड़ रखा है वहां F4 बल लग रहा है ऊपर की ओर, मैं इसको ऊपर की ओर खींच रही हूँ। ठीक है। और यहाँ F2 जहां से मैंने नीचे पकड़ रखा है ये नीचे की ओर है। तो दोनों देखो, दोनों तरफ मैंने समान बल लगा रखा है, ऊपर की ओर भी खींच रही हूँ, नीचे की ओर भी खींच रही हूँ। तो ये हिल रहा है क्या? नहीं हिल रहा ना, क्योंकि एक ही क्रिया रेखा पर बल लग रहा है, दोनों की क्रिया रेखा समान है। तो ये इसमें विस्थापन नहीं होगा। ये बात अपन ने पढ़ी थी कि कोई हमने बॉक्स लिया, उसको दोनों तरफ समान दिशा में जब बल लगाएंगे तो वह विस्थापित नहीं होगा। ये अपन ने पढ़ा था। बात समझ में आ गई? तो ये F1 और F2 बल समान परिमाण के विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, जिससे इनका जो मान है वो 0 हो जाएगा। ये F4 और F2 एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है। और F3 और F1 जो हैं वो एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बल लग रहा है अंदर की ओर, ये बल लग रहा है बाहर की ओर। इस पर बल लग रहा है अंदर की ओर, इस पर बल लग रहा है बाहर की ओर। तो ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों की क्रिया रेखा समान नहीं है। इसकी क्रिया रेखा ये वाली होगी और इसकी क्रिया रेखा ये वाली होगी। ठीक है। तो दोनों की क्रिया रेखा समान नहीं होने के कारण इस पर एक आघूर्ण कार्य करता है, जिसके प्रभाव में ये कुंडली वृत्ताकार पथ में घूमेगी। ये मैंने आपको बताया भी था। बलाघूर्ण की अपन अगर बात करते हैं तो जैसे ये एक बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स पर अगर यहाँ बल लग रहा है और एक इस दिशा में बल लग रहा है तो इनकी क्रिया रेखा समान होगी। देखो ये क्रिया रेखा समान होगी, एक ही क्रिया रेखा पर लग रहा है बल, तो ये दोनों निरस्त हो जाएंगे। लेकिन एक बल मान लो इसमें ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है, और एक बल इसमें ऊपर की ओर अपन धक्का दे रहे हैं, इसमें नीचे की ओर दे रहा है, ये बल इधर लग रहा है। तो इस बल की क्रिया रेखा क्या होगी? ये वाली, ये क्रिया रेखा होगी इसकी। और इसकी क्रिया रेखा कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही नहीं है, अलग अलग दोनों की क्रिया रेखाएं हैं। और अलग अलग क्रिया रेखा होने के कारण ये क्या होगा? ये घूम जाएगा ये। ठीक है। जैसे ये है, इस पर अपन एक मैं इधर से धक्का लगा रही हूँ, इधर से धक्का, ये यूं घूमेगा ये। ठीक है ना। इसी प्रकार इस कुंडली पर बल इधर लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है, तो ये यूं घूमेगी। तो F3 और F1 परस्पर निरस्त नहीं होंगे, जबकि F2 और F एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है। तो हम इस लूप धारावाही चालक PQ
QR, RS और SP में विभाजित कर सकते हैं। यदि इन पर चुंबकीय बल क्रमशः F1, F2, F3, F4 प्रभावी हों तो F2 और F4, देखो F2 कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, F4 कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। F4 ऊपर की ओर है, F2 नीचे की ओर है। ये उल्टा कर देना इसको, ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, ठीक है। और सूत्र हमारा वही है, ILB। I क्या है, धारा, L क्या है, चालक तार की लंबाई, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चालक तार की लंबाई L की जगह इसमें क्या आ जाएगा, इस चालक तार की लंबाई कितनी है, B, चौड़ाई है ना, ये लंबाई है। PQ और RS की तो लंबाई है L, ये तो लंबाई है L, ये भी लंबाई L है, ये कितनी है, B, ये B, चौड़ाई लेते हैं इसको, ये L है और ये B है। तो यहाँ L की जगह क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, ये भी L की जगह क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो दोनों परस्पर विपरीत दिशा में है, इसलिए इनका योग क्या आ जाएगा, 0। और F3 और F1 ये लगेगा ILB और ये ILB। धारा I प्रवाहित हो रही है, चालक तार की लंबाई L है, इसकी लंबाई L है और ये B है। देखो क्रॉस लगा रखा है, एक की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है, एक की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, ठीक है। तो इनका जो परिमाण है, दोनों का परिमाण समान है, लेकिन उनकी दिशा विपरीत होने के कारण इनका योग 0 नहीं होगा। यहां ये गड़बड़ है। F1 और F2 और F4 जो है, F2 और F4 है, इनका योग 0 होगा, लेकिन F1 और F3 का योग 0 नहीं होगा, ठीक है ना। वहां गलत किया हुआ है थोड़ा सा, ये इन दोनों का योग 0 नहीं होगा। क्यों, परिमाण तो दोनों का समान है, लेकिन कुंडली आपस में इस प्रकार से हो रही है, ठीक है। तो आज आप इतना करोगे कि F1, F2 और F4 परस्पर 0 हो जाते हैं, जबकि कोई भी आयताकार कुंडली F1 और F3 के प्रभाव में किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में योग घूमेगी, तभी यहाँ से आघूर्ण प्राप्त होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। वो जो यहाँ ये जो है, ये अपन कल पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आप यहाँ समीकरण 1 तक लिखोगे, ठीक है। अपने नोटबुक में आप समीकरण 1 तक करोगे कार्य। धन्यवाद।